एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डीए एजुकेशन चैनल। और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी घटना चक्र की पहली क्लास कल होगी थी, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस का रिवीजन किया था और जो चैप्टर्स की समरी थी वो भी हमने देख ली थी। और 30 से आगे के जो जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं आज उनका क्विक रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो, हमारा प्रयास आपको लग रहा हो कि हाँ आपको उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। 30 क्वेश्चंस हो गए थे, आज है 31 से। द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट, कहाँ हुई थी पहली अर्थ समिट? तो ये हुई थी रियो डी जेनेरियो में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो वाज, कौन सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो डी जेनेरियो में? तो ये हुई थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। International conference held in Rio de Janeiro in 1992 was the United Nations Conference on Sustainable Development. What is the thin layer of gases around the earth called? जो अर्थ की चारों तरफ जो गैसेस की थिन लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। The thin layer of gases surrounding the earth is called atmosphere. The majority of earth's atmosphere consists of a high amount of nitrogen along with smaller amounts of oxygen and carbon dioxide। ठीक है, ये गैसेज होती है और इनसे एटमॉस्फेयर कंसिस्ट होता है। नेक्स्ट है एयर इज, क्या है एयर? तो ये एयर क्या है? मिक्सचर है, गैसेज का मिक्सचर है एयर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज बाय वॉल्यूम। अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% इज ऑक्सीजन। और CO2, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर आर आल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर, तो कितना परसेंटेज है नाइट्रोजन, कितनी है? 78% है। सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है। द एयर अराउंड अस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बट कंटेनिंग मच स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस। अब देख लेते हैं एक बार, नाइट्रोजन कितनी है? 78.08% है। ऑक्सीजन 20.95% है। आर्गन 0.93% है। CO2 0.036% है। ठीक है। नियोन है फिर 0.002%, हीलियम 0.005%, क्रिप्टॉन है और उसके बाद है जीनॉन, बहुत कम, मतलब ये स्मॉल अमाउंट में है। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है इनका, जितनी भी ये गैसेस बताई हैं, क्योंकि क्रम से लगाने के लिए आ जाएंगी। ठीक है, पूछ लेंगे, कई बार क्वेश्चंस ऐसा भी बना है कि पूछ लेते हैं कि 2-3 ऑप्शन दे देंगे, नाइट्रोजन नहीं देंगे, उसमें ऑक्सीजन नहीं देंगे, और इन जो बाद की जो है ये, जैसे ये है नियोन है, हीलियन है, क्रिप्टॉन है, जेनोन है, ऑप्शन में ये डाल देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि एटमॉस्फेयर में इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी प्रेजेंट है। तो इसलिए हमें इनके परसेंटेज को ध्यान रखना है और 1-2 बार देख लेंगे तो ध्यान रह जाएंगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर नेचुरल बैलेंस इन एटमॉस्फेयर? तो कितना है? 0.03%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ ले कि एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर? तो इनमें से कौन सी प्रेजेंट नहीं होती है? रेडोन प्रेजेंट नहीं होती है, बल्कि हीलियम, आर्गन और नियोन, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एटमॉस्फेयर द हाईएस्ट परसेंटेज इज ऑफ, सबसे ज़्यादा किसकी परसेंटेज होती है? तो नाइट्रोजन की होती है। ठीक है, अभी जैसे मैं बता रही थी क्वेश्चंस में कभी कभी नाइट्रोजन हटा देंगे, ऑक्सीजन जो ज़्यादा लार्ज अमाउंट में गैसेज हैं, और स्मॉल अमाउंट वाली लगा के पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, फिर है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इन द एयर इज, तो कौन सी है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज वैनिश फ्रॉम द अर्थ द गैस विच विल डिक्रीज इज, तो कौन सी गैस डिक्रीज हो जाएगी? अगर सब अर्थ से सारे ट्री को हटा दिया जाए तो कौन सी गैस डिक्रीज हो जाएगी? ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें तो ट्री से ऑक्सीजन मिलती है ना। वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, वी डिपेंड ऑन ट्रीज टू प्रोवाइड दिस ऑक्सीजन टू मेक फूड फॉर देमसेल्व्स। ट्रीज गो थ्रू ए प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस where they take in carbon dioxide from the air and release oxygen back into the atmosphere
सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ट्री, ट्री का फंक्शन कौन सा नहीं है इसमें से? CO2 का एब्जॉर्प्शन करता है, करेक्ट है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइज, नॉइज को भी एब्जॉर्ब करता है ये। और रिलीजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है, लेकिन ये एयर पोल्यूशन नहीं फैलाता है, तो ये इसका फंक्शन है। आंसर हो गया इसका सी। ट्री कॉन्ट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, इम्प्रूविंग क्वालिटी एयर क्वालिटी, क्लाइमेट एमिलियोरेशन, कंजर्विंग वाटर, प्रिजर्विंग सोयल एंड सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ। Hence, they clean the environment and are not the reason behind air pollution. In addition to this, trees on both sides of roads reduce the sound pollution. जो रोड के साइड में दोनों तरफ ट्री लगे होते हैं तो ये नॉइज पॉल्यूशन को कम करते हैं। By reducing the intensity of the sound by 10 to 15 decibel. ठीक है। Consider the following. Which of the above add carbon dioxide to the carbon cycle on earth? और बताना इनमें से कौन सा कार्बन साइकिल जो होता है अर्थ पे, उसमें CO2 को ऐड करता है। आंसर हो गया इसका सी। रेस्पिरेशन करता है, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वोल्केनिक एक्शन। फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वोल्केनिक एक्शन, respiration and burning of fossil fuels etc contribute CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल। इन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वेयर इज प्लांट यूज CO2 इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दस प्लांट डू नॉट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल, rather they release oxygen and consume carbon dioxide. थ्री नेचुरल एलोट्रोप्स ऑफ एलिमेंटल कार्बन आर, क्या क्या है ये एलोट्रोप्स? इसके फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है और डायमंड है। बिसाइड्स एज ए कंपाउंड इट इज फाउंड एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन प्लानेट अर्थ? रेस्पिरेशन से तो निकलती है CO2 और डिके ऑफ ऑर्गेनिक से भी निकलती है और वोल्केनिक एक्शन से भी। तो आंसर हो गया इसका फोटोसिंथेसिस। यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखो अभी मैं बता देती हूँ आपको। पहले क्वेश्चन किस में आया था? IAS के प्री में आया था 14 में भी, और IAS के प्री में आया है 2011 में। ठीक है, और यही IAS में आया हुआ क्वेश्चन फिर आपका UPPCS के मेंस में रिपीट हो गया है। तो इसलिए घटना चक्र पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी सारे स्टेट के जितने भी PCS हुए हैं और IAS के एग्ज़ाम हुआ है जो भी, उनके सभी के क्वेश्चंस का इसमें इंक्लूड कर रखा है। घटना चक्र के अंदर सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जितने भी आए हुए हैं 30-32 साल के अंदर। और अगर हम इनका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो हमारा कम से कम 60% मान के चलो सिलेबस इससे ही कवर हो जाएगा। जितनी भी घटना चक्र हैं अगर हमने ये अच्छे से कर ली हैं तो 60% हमारा सिलेबस इनसे ही कवर हो जाएगा। बाद में क्या रह जाएंगी? आपकी करंट इवेंट, जो करंट में आपका इकोनॉमिक्स चल रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, बजट हो गया, है ना, कुछ चीज़ें हो गई, वे सब और कर लेना अच्छे से, तो आपका पेपर 100% निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए घटना चक्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप UPPCS निकालना चाहते हैं, अगर कोई भी स्टेट का PCS आप निकालना चाहते हैं तो घटना चक्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। RO ARO एग्ज़ाम के लिए भी है, और बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में BEO की एक वैकेंसी भी आ सकती है यूपी के अंदर, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेंगी आपके लिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेट्स टू, ठीक है, तो किससे है? वेदरिंग का क्या मतलब है? नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल इंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदरिंग प्रोसेस आर कंडीशनड बाय मैनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक एंड वेजिटेटिव फैक्टर्स। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेटेड है ये? WMO का हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मीटियोलॉजी एंड ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। WMO ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटरनेशनल मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, IMO के द्वारा इसको ओरिजिनेट किया गया है, which was founded in 1873 to facilitate the exchange of weather information across। ठीक है, ये वेदर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जानकारी देता है।
एक सेकेंड, कुछ मिस हो गया है क्या? अरे 45 के बाद 53, एक पेपर मिस हो गया है, सॉरी फॉर दिस। करा दूंगी मैं उससे बाद में, ठीक है ना। पीडीएफ बनाते टाइम एक पेपर मिस हो गया है, अभी मैं उसको लास्ट में करा दूंगी, ठीक है। इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज़, इको मार्क किस प्रोडक्ट को दिया जाता है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। इको मार्क इज ए सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, द नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, टू प्रोडक्ट कन्फर्मिंग to a set of standards aimed at ensuring the least impact on the ecosystem. The marking scheme was started in 1991. ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब है नेक्स्ट टू लेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड। क्या इंट्रोड्यूस किया है? इको मार्क। इको मार्क स्कीम वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर लेबलिंग ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. Notably, this scheme is being administered by the Bureau of Indian Standards. It is important to mention here that the scheme covers product category like soaps and detergents, food items, lubricating oils, packaging materials, architectural paints or powder coatings, batteries, electric and electronic goods, food additives और wood substitutes, कॉस्मेटिक, एरोसोल्स और प्रोपेलेंट्स। ठीक है, ये सब आते हैं इसके अंदर सारे प्रोडक्ट। प्लास्टिक प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, फायर एक्सटिंग्विशर, लेदर एंड कोयर एंड कोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन सारे प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट आते हैं इको मार्क की स्कीम के अंदर। अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडिया इंडेक्स 2019 रिसेंटली रिलीज्ड एज बाय नीति आयोग विच स्टेट होल्ड द फर्स्ट पोजीशन। देखो इन्होंने 2019 का पूछा है और हमें ध्यान रखना है 2022 का। ठीक है, हमें लेटेस्ट पे ध्यान देना है। अभी इसमें मैंने अपडेट नहीं किया है क्योंकि ये तो पेपर यूपी के BEO में 2019 के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको अपडेट कर लेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, उस टाइम इसका आंसर था केरला। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि SDG जो डेवलपमेंट गोल है, ये इंडेक्स कौन जारी करता है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए। तो इसको कौन जारी करता है? नीति आयोग। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2019-20 रिलीज्ड बाय नीति आयोग, हमारे लिए ये इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो रैंक है वो ध्यान रखनी है 2022 की। ठीक है, Which of the following state is not in the list of top 5 state on sustainable development goals index 2019-20 में पूछा है इसमें भी, तो इसका आंसर था गुजरात। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इंडेक्स 2019 टॉप 5 स्टेट एंड रेस्पेक्टिव स्कोर्स आर फॉलोइंग। ठीक है, 2019 में तो केरला रहा था, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका। ठीक है, अपडेट जरूर कर लेना। ठीक है, मैंने अपडेट नहीं किया है क्योंकि बस आपको इससे ये तो पता चल रहा होगा ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इंडेक्स पूछ लिया है तो इंडेक्स में ये भी ध्यान रखना है कि हमें इंडेक्स जो 2022 में इंडेक्स आया उसमें हमें क्या लर्न करना है, तो आपको क्वेश्चंस का पता चल जाएगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स, क्या मतलब है इसका? टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर और अदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स प्रोडक्ट यूजिंग फार्मिंग टेक्निक्स that protect the environment, public health, human communities and animal welfare. In short, it is a proper utilization of the land without affecting the environment so that its quality remain intact. Use of chemical fertilizer, pesticides has adversely affected soil health to cope up with. ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पता चल गया ना। इस तरह से लैंड का यूज करना है ताकि उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो गलत तरीके से इफेक्टेड ना हो, हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहे। दिस नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSC हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड फॉर एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज इफिशियंसी, promoting nutrient management and livelihood diversification through the adoption of sustainable development pathway. Which one of the following state in India has recently introduced the greenhouse farming? तो बताना है। तो ये कहाँ है? पंजाब के अंदर इसने इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन हाउस फार्मिंग को। मार्क्ड ऑफ पंजाब एंड सियाग ग्रुप ऑफ इजराइल।
sign an agreement to grow vegetables in greenhouse farming on 21 April 2001. Greenhouse farming is the unique farm practice of growing crops within sheltered structures covered by a transparent or partially transparent material. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना कौन सा करेक्ट है। पहला है नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट का ट्रू इंडेक्स है नेचुरल वेजिटेशन। और रीजन क्या है इसका, वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन ए मॉइस्ट क्लाइमेट। तो आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा आंसर, ए होगा। बोथ स्टेटमेंट ट्रू हैं और रीज़न भी उसका सही है। ठीक है, कि नेचुरल वेजिटेशन जो है ये क्लाइमेट का ट्रू इंडेक्स है। और क्यों है ट्रू इंडेक्स, क्योंकि जो वाटर लविंग प्लांट्स हैं वे कहाँ होते हैं, मॉइस्ट क्लाइमेट में पाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट एंड एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर also affect the natural vegetation. Water loving or aquatic plants are those which are found mostly in muddy land and near the ponds. They are found in the moist climate. Reduction of moisture in the atmosphere result in the erosion of such plants. अगर मॉइस्चर में रिडक्शन होता है तो इसका मतलब इन प्लांट्स का क्या होता है, इरोजन होता है। हैंस बोथ असर्शन ए एंड आर करेक्ट है और आर क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है, वो भी करेक्ट है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हार्मफुल। क्यों हार्मफुल हैं ये, क्यों हार्मफुल है अर्बेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन? फॉर बैलेंस्ड डेवलपमेंट, इसके लिए भी हार्मफुल है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए भी हार्मफुल है। और फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसके लिए भी हार्मफुल है। तो आंसर हो गया इसका डी। एक्सट्रीम अर्बेनाइजेशन, अगर हम एक्सट्रीम करते हैं, एक्सट्रीम अर्बेनाइजेशन शहरीकरण करते हैं हम और इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, आर हार्मफुल टू बैलेंस्ड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आगे हाई लेवल के क्वेश्चंस जो आईएएस के प्री में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मोस्टली वे क्वेश्चंस ये भी देखने जरूरी है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस प्री में आ जाते हैं, पीसीएस के मेंस में भी आ जाते हैं। The National Green Tribunal Act 2010 was enacted in consonance with which of the following provisions of the Constitution of India? आंसर बताना है इसका और हमें क्या देखना है इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर छांटना है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा 1। राइट टू ए हेल्दी एनवायरनमेंट कंस्ट्रूड एज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो हमारा राइट बन गया है और ये किस आर्टिकल में दिया गया है हमें, आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया है ए, यही करेक्ट है इसके अंदर। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी बनाया गया था अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट टू प्रोवाइड द राइट टू ए हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी केस थे उनको जल्दी से निपटाया जा सके, इसलिए एनजीटी को बनाया गया था। कंस्ट्रूड एज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, ये हेल्दी एनवायरनमेंट लाइफ का पार्ट बन गया है आर्टिकल 21 के अंदर, राइट बन गया हमारा। इन ड्राज इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 विच एज्योर्स द सिटीजन ऑफ इंडिया राइट टू ए हेल्दी एनवायरनमेंट। Notably, on 18th October 2010, Justice लोकेश्वर सिंह पंत became its फर्स्ट चेयरमैन बने थे उसके एनजीटी के फर्स्ट चेयरमैन कौन बने थे, लोकेश्वर सिंह पंत। प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एनजीटी कौन है, आदर्श कुमार गोयल। और एट प्रेजेंट देख लेंगे 2023 में कौन है, अभी एक बार अपडेट कर लेना इसको। सेकेंड क्वेश्चन है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी केम इनटू फोर्स इन, कब फोर्स में आया था ये, अक्टूबर 2010 के अंदर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, कब एस्टेब्लिश हुआ था एनजीटी, 2010 में। द अथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट इज, ग्रीन डेवलपमेंट के अथर कौन है, ये बुक है WM एडम्स ने लिखी थी ग्रीन अथर बुक, ग्रीन डेवलपमेंट सॉरी। ठीक है, विलियम M एडम्स इज द अथर ऑफ बुक ग्रीन डेवलपमेंट्स एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड। इट्स फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 90। ठीक है,
अब है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रियो 20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन द न्यूज़। तो रियो 20 कॉन्फ्रेंस क्या है जो न्यूज़ में है, तो ये क्या थी, इट इज़ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हुई थी, ये एक यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी। रियो 20 is the short name for United Nations Conference on Sustainable Development. This conference took place in Brazil in June 2012. ब्राज़ील में हुई थी ये, to mark the 20th anniversary of the 1992 United Nations Conference on Environment and Development, UNCED की 20th anniversary पे हुई थी ये in Rio de Janeiro, and the 10th anniversary of the 2002 World Summit on Sustainable Development in Johannesburg. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 1997 द वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, ये रियो डी जेनेरियो के अंदर, सॉरी रियो डी जेनेरियो में नहीं हुई थी, ये हुई थी क्योटो के अंदर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस पूछा है तो ये हुई थी क्योटो के अंदर, ठीक है, 1997 में। इन द ईयर 1997 द वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन क्योटो, जापान। द क्योटो प्रोटोकॉल टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज was adopted in this conference, which came into existence on 16 February 2005. नेक्स्ट है द अर्थ समिट +5 वाज हेल्ड इन, कहाँ हेल्ड हुई थी ये, तो ये हुई थी 1997 में। In 1992 more than 100 heads of states meet in Rio de Janeiro, Brazil for the first international earth summit. This summit was convened to address urgent problems of environment protection and socio-economic development. इसमें environment protection से और socio-economic development पे वार्ता की गई थी। The assembled leaders signed the Convention on Climate Change and Convention of Biodiversity, endorsed the Rio Declaration and the Forest Principle, and adopted Agenda 21. For achieving sustainable development in the 21st century, the Commission on Sustainable Development was related to monitor and report on the implementation of Earth Summit Agreement. It was agreed that a 5 years review of Earth Summit progress would be made in 1997 by the United Nations General Assembly meeting in special session. According, a special session of UN General Assembly was held from 23 से 27 June 1997 New York to take stock of how well countries, international organizations and sector of civil society have responded to the challenge of Earth Summit. This meeting was known as Earth Summit +5. Notably, Rio 10 Summit was held in Johannesburg in 2002 और Rio 20 ये हुई थी रियो डी जेनेरियो में 2012 में। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Sustainable Development Goals were first proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome. पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा 1972 में प्रपोज किया गया था। पहले तो ये बताया इन्होंने, फिर सेकंड में बताया है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030 तक अचीव करने हमें SDG 17। तो बस इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, इसका बी। ओनली 2 करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। Sustainable Development Goals were proposed in 2012 at Rio 20, hence statement 1 is not correct। ठीक है, ये हुआ था 2012 में, कहाँ, रियो 20 में। The Sustainable Development Goals are officially known as Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. These are a set of 17 aspirational global goals with 169 targets among them, hence statement 2 is correct। Who has propounded the concept of limit to growth? ये कंसेप्ट किसने दिया था, तो ये दिया था क्लब ऑफ रोम ने। In April of 1968, 30 people including scientists, educators, economists, humanists, industrialists and government officials met at the Accademia dei Lincei in Rome, यहाँ पे मिले थे। The Club of Rome was born from this meeting as an informal organization. The concept of limits to growth was propounded by the Club of Rome. नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन और दूसरा क्या है रीज़न बताना है क्या करेक्ट है।
देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। और रीज़न क्या बताया है इसका कि द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ एसडीजी टारगेट आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट। तो आंसर होगा इसका ए, दोनों ही करेक्ट है। द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ एसडीजी टारगेट आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट एज एविडेंट इन द पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड SDG रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट, क्योंकि SDG में एजुकेशन की और हेल्थ की बात की गई है। Hence both A and R true, R is the correct explanation of A. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर GACSE, इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, बताना है कौन सा करेक्ट है। GACSA is an outcome of the climate summit held in Paris in 2015. सेकेंड है मेंबरशिप ऑफ GACSA डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, बाइंडिंग नहीं है किसी पे भी, और इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ GACSA, इंडिया इसका इंस्ट्रूमेंटल है। तो आंसर होगा इसका ओनली 2, बी आंसर है, केवल 2 राइट है। Statement 1 is incorrect because the concept of climate smart agriculture CSA was originally developed by FAO के द्वारा डेवलप किया गया है ये in 2010 through the paper Climate Smart Agriculture Policies, Practice and Financing for Food Security, Adaptation and Mitigation. In 2014 an alliance was set up with this issue as its focal point, the GASCA Global Alliance for Climate Smart Agriculture. Statement 2 is correct because membership in the alliance does not create any binding obligation, ठीक है। और statement 3 is incorrect because India is just a signatory, ठीक है, सिग्नेटरी है इंडिया केवल इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज, पेज की फुल फॉर्म है ये, ए UN मैकेनिज्म to assist countries transition towards a greener and more inclusive economies emerged at। तो आंसर होगा इसका, आंसर होगा बी, क्योंकि करेक्ट पूछा है ना। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरियो। In 2012 Rio 20, the United Nations Conference on Sustainable Development was held in Brazil. The conference outcome document entitled The Future We Want, ये इसका टाइटल था, was a call to action for government, business and UN alike to support countries interested in the transition of a green economy. Page Partnership for Action on Green Economy was created by the UN direct response to this call of action. यहाँ पे इसको क्रिएट किया गया था। अब नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना है क्या राइट है एजेंडा 21 के बारे में, क्या कंसीडर ये स्टेटमेंट दिया गया इनमें से बताना है ना। तो आंसर होगा इसका ए, इट इज़ ए ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, आंसर हो गया ए, ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल एक्शन प्लान था। एजेंडा 21 इज़ नॉट बाइंडिंग नहीं था, ये voluntarily implemented action plan of the United Nations on Sustainable Development. It is a product of Earth Summit. Earth Summit का प्रोडक्ट था, UN Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. Hence statement 1 is correct. Next है, many transplanted seedlings do not grow because, क्यों नहीं ग्रो हो पाते हैं वे? Most of the root hairs are lost during transplantation, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के दौरान उनकी रूट हेयर्स क्या हो जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं। मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। द फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज टू कलेक्ट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सोयल एंड टेक दिस सॉल्यूशन अप थ्रू द रूट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि रूट से ही प्लांट को मिनरल्स मिलता है, वाटर मिलता है। दीज आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड नॉमिनल पैक्टिन विच हेल्प इट एज ए गैलिंग agent with the soil. Another reason is the use of fertilizers which increase the concentrations of the soil and make it difficult for plant to absorb water. This situation causes plant cells causing the leaf turn brown, ठीक है। फर्टिलाइजर भी क्या कर देते हैं, सोयल को ऐसे ही बना देते हैं कि वो मुश्किल से
प्लांट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन मीन्स क्या मतलब है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्या मतलब है, ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट एट्रीब्यूट्स, करेक्ट है। एडवर्स चेंज ब्रॉट इन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा एडवर्स चेंज आना। और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो क्या है, करेक्ट है, सारी करेक्ट है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द डेट्रियोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट थ्रू डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर एंड सोयल, इन सब का डेप्लीशन होना। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज आइदर नेचुरल और बाय ह्यूमन बींग्स, दोनों तरह से हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, कौन सा रिलेटेड है इकोलॉजिकल बैलेंस से रिलेटेड, इकोलॉजिकल बैलेंस की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, कौन सा है ये, तो सारे ही हैं ये, फॉरेस्ट पॉलिसी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी, ये सारे ही क्या हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस की प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फॉरेस्ट पॉलिसी एंड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, while industrial policy, education policy also include the environmental approach. Thus, the four policies mentioned in question could be considered as being related to the protection of ecological balance. Next है concerning global environment facility, which of the following statement is या are correct? global environment facility के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द आंसर है इसका ए, इट सर्व द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF शॉर्ट फॉर्म है, वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द ईव ऑफ 1992 रियो डी अर्थ समिट, ठीक है, इसमें इस्टेब्लिश की गई थी टू हेल्प टैकल आवर प्लानेट्स मोस्ट प्रेसिंग एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स। GEF is an international partnership of 184 countries and 18 implementing agency that address global environment issue. It is a financial mechanism है ये for 5 major international convention के लिए, जिसमें आती है मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी और स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन persistent organic pollutants, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये 5 क्या है, 5 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन है और इनके लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करती है GEF. GEF supports multi-stakeholder alliance to preserve threatened ecosystems on land and in the oceans, build green cities, boost food security for a more prosperous, climate resilient world. Carlos Manuel Rodriguez is presently the चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड चेयरपर्सन ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। एट प्रेजेंट में देख लेना, अपडेट कर लेना इसको भी, अब कौन है इसके चेयरमैन। प्लेची मादा विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ फॉर इमेंस डैमेज फॉर इट्स एनवायरनमेंट लाइज इन, कहाँ होता है ये होता है केरला के अंदर। Plachimada is a small village in Palakkad district of Kerala. It is situated in Chittoor blocks, Parumatti Panchayat of the district. In 2000, this panchayat gave license to the Hindustan Coca-Cola Beverage Private Limited to manufacturing Coca-Cola and other product wise Fanta, Limca, Thumbs Up or Sprite, Kinley, etc. But very soon due to the contamination of groundwater in that locality by the chemical waste discharged by the company, local people started a small scale protest against the company. Later this protest was supported by the panchayat authorities. In the long run, with national as well as international support to this protest against the multinational companies, this movement became an icon of other such movement worldwide, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, प्लेचीमादा न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि ये केरला में यहाँ पे क्या हो रहा था, एनवायरमेंटल वाटर पॉल्यूट हो रहा था। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं EPA को, तो इसको बोलते हैं अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज आल्सो नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन।
In the wake of Bhopal tragedy, the Government of India enacted the Environment Protection Act of 1986, Article 253 of the Constitution. The Act is an umbrella legislation designed to provide a framework for central government coordination of the activities of various central and state authorities established under previous laws such as the Water Act and the Air Act. नेक्स्ट है द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द, तो कब बनी थी ये? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, ठीक है। कौन सी? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। अब है डिटेल्स देखते हैं। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। On 22 July 2010, Genetic Engineering Approval Committee was renamed as Genetic Engineering Appraisal Committee. It is the apex body constituted in the Ministry of Environment and Forest under rule for manufacture, use, import, export and storage of hazardous microorganisms, genetically engineered organism of cells 1989 under the Environment Protection Act 1986. Next, with reference to the circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. Which of the following fall under the conservation agriculture? इनमें से बताना है कि कौन सा conservation agriculture में था। तो आंसर होगा इसका C। 2, 4 and 5 क्या है? अडोप्टिंग मिनिमम टिलेज, और 4 है यूजिंग क्रॉप रेजिड्यूज टू कवर द सोयल सरफेस, और 5th है अडोप्टिंग शैप्सियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग या क्रॉप रोटेशंस। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर CA कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेटमेंट गिवन बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ए कंसेप्ट फॉर रिसोर्सेज शेविंग एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन दैट स्ट्राइव्स टू अचीव एक्सेप्टेबल प्रॉफिट टुगेदर विद हाई एंड सस्टेन्ड प्रोडक्शन लेवल while concurrently conserving the environment, minimum tillage and soil disturbance, or permanent soil cover with crop residues and live mulches, crop rotation हो, और intercropping are the principle of conservation agriculture। ठीक है, बदल बदल के क्रॉप्स लगाना, इससे भी हम क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर को कंजर्व कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ देयर एनुअल सर्वे द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड एन इंटरनेशनल पोलिंग फर्म ग्लोब स्कैन गेव इंडिया टॉप रैंक इन ग्रीन इंडेक्स 2009 स्कोर। व्हाट इज द स्कोर? व्हाट इज दिस स्कोर? तो बताना इसका कि ये स्कोर क्या है। तो आंसर होगा इसका बी। इट इज़ ए मेजर ऑफ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर इन डिफरेंट कंट्रीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंज्यूमर बिहेव देखा गया था इसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज का। नेशनल जियोग्राफिक कंडक्टेड इट्स इनॉग्यूरल ग्रीन डेस्क सर्वे इन जनवरी 2008। ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, उस टाइम पे सर्वे हुआ होगा तब पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर एट प्रेजेंट में ऐसा कोई सर्वे हुआ होगा तो उससे क्वेश्चंस आएगा, उससे क्वेश्चन आएंगे। द फर्स्ट ग्रीन इंडेक्स सर्वे ऑफ 14 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड रैंक्ड एवरेज कंज्यूमर इन दोज कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल sustainability of their behavior. Thus option B will be the right answer. In 2009 India was at first place. In 2014 to India retained its position. Which one of the following is the best strategy for environment friendly sustainable development in Indian agriculture? तो बतानी है बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। तो ये क्या है? मिक्सड क्रॉपिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर्स होना चाहिए यूज़, और नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स एंड बेस्ट पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज़। ठीक है, मिक्सड क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स एंड पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज़ आर द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉर्ड्स गिवन बिलो। असर्शन दिया है, रीजन दिया है, बताना है क्या करेक्ट है। इंडिया इज ए केस of an over urbanized country
और मोस्ट ऑफ द लार्ज सिटीज़ इन इंडिया डू नॉट हैव एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। एक तो ये ओवर अर्बेनाइज्ड कंट्री है इंडिया, और रीज़न क्या बता रहे हैं इसका कि यहाँ पे इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर। तो आंसर होगा इसका क्या? आंसर होगा इसका डी। डी क्या है? ए तो ये फॉल्स है और आर क्या है? ट्रू है। ये ट्रू है और ये क्या है? फॉल्स है, असर्शन। According to the census of 2011, approximately 121 crore people, 68.9%, still live in rural areas as compared to 37.7 crores, 31.1% people living in the urban areas. Although the rate of urbanization in India is high, yet the process lacks solutions to provide basic infrastructural amenities like drinking water, transport, sanitation, electricity, etc. द इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग वाज, तो क्या है ये? मोसानुबो फुकोका। ये नेचुरल फार्मिंग के इन्वेस्टिगेटर थे। मोसानुबो फुकोका वाज ए जापानीज फार्मर एंड फिलोसफर फेमस फॉर हिज नेचुरल फार्मिंग एंड रीवेजिटेशन ऑफ डेजर्टिफाइड लैंड्स। विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड द ग्रीन आर्मी फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन? तो कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया था इसको? ऑस्ट्रेलिया ने। The Green Army is a 6-month program for 17 to 24 years old youth in Australia to train and work for the environment. Green Army project include restoring native vegetation, heritage restoration, protecting animal habitats, and regenerating wetlands in urban, rural, and remote areas. Thus, Green Army program closed on 30 June 2018. Next, during the mid-80s decade of 20th century, the negative aspect of development were discussed at large. Which one of the following was not such important? तो कौन सा नहीं था? पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। बाकी थे डिग्रेडेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट पॉल्यूशंस, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मासेस। During the mid-80s decade of 20th century, degradation of natural resources, environmental pollution, displacement and rehabilitation of masses were the negative aspect. ये negative aspect थे development की। Discussed at large, but politics and development was not such important. पर बीच में मिस हो गया था ना 45 के बाद में, तो मैं करा देती हूँ क्वेश्चंस। 4-5 क्वेश्चंस आपके रह गए थे, देख लो उन्हें भी, ठीक है। चैप्टर ही आपका आज कंप्लीट हो गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। क्वेश्चन 45 हो गया था। 46, द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी इज लोकेटेड एट। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है नैरोबी के अंदर। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था यूएनईपी, और इट्स हेडक्वार्टर इज इन नैरोबी केन्या। इंगर एंडरसन ऑफ डेनमार्क इज करंटली द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। एट प्रेजेंट में ये इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। एक बार और आप अपडेट कर लेना, ठीक है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम? कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? तो ये है नैरोबी के अंदर। वेयर वाज द 4th सेशन ऑफ यूएन एनवायरनमेंट असेंबली UNEA4 हेल्ड रिसेंटली? तो ये कहाँ हुई है? नैरोबी केन्या के अंदर। The 4th session of United Nations Environment Assembly UNEA4 took place from 11 to 15 मार्च 2019 in Nairobi, Kenya। 2019 में हुई थी। The theme of the UNEA4 was innovative solution for environmental challenge and sustainable consumption and production. It is noteworthy that the 5th session of UNEA took place in Nairobi in फरवरी 2021 में 5th सेशन भी हो गया इसका। और क्या थीम थी इसकी? स्ट्रेंथनिंग एक्शन फॉर नेचर to achieve the sustainable development goals. A resumed in-person session of UNEA 5th is scheduled to take place from 28 फरवरी से लेके 2 मार्च 2022 तक, ठीक है। तो 2022 में देख लेंगे इसकी क्या थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज EPA स्टैंड? EPA की फुल फॉर्म क्या है? एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरनमेंट प्रोहिबिशन एजेंसी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, या नन ऑफ दीज? तो आंसर होगा इसका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। आंसर होगा इसका सी,
Environment Protection Agency EPA is an agency of the federal government of the United States which was created for the purpose of protecting human health and the environment by writing and enforcing regulations based on law passed by the Congress. It was established on 2 December 1970. ठीक है, EPA established हुई थी 1970 में. नेक्स्ट है, इन विच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट द एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम ENVIS सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट इज लोकेटेड. एनविस, तो इसका सेंटर कहाँ है? तो ये है IIPS मुंबई. द एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट इज लोकेटेड इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस मुंबई. NEA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी. ठीक है, द नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी NEAA, बेटर नोन एज NEA, was set up by Ministry of Environment and Forest to address case in which environment clearance were required in certain restricted areas. It was established by the National Environment Appellate Authority Act 1997 to hear appeal with respect to restriction of areas in which any industries, operations or process shall or shall not be carried out, subject to certain safeguard under the Environment Protection Act 1986 on the establishment of NGT on 18th October 2010. Under NGT 2010, the NEAA stands dissolved. The headquarters of Greenpeace International is located at तो इसका हेडक्वार्टर बताना है कहाँ है. तो हेडक्वार्टर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम में. ठीक है, कहाँ पे है हेडक्वार्टर? एम्स्टर्डम के अंदर. आंसर हो गया इसका ये. तो ये हो गया आपके क्वेश्चन कंप्लीट. ठीक है, ये पेज रह गया था बीच में आपका, अभी कंप्लीट हो गया और आपका अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. कल नेक्स्ट चैप्टर चलेगा इसका एनवायरनमेंट इकोलॉजी का. ठीक है, और चैप्टर का नेम था हमारा एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, और अब इस कल तो शायद हम पॉलिटी की क्लास डालेंगे घटना चक्र की, और परसों फिर हम इसको एनवायरनमेंट इकोलॉजी का चैप्टर कराएंगे. आपका ज़्यादा चैप्टर नहीं है, कम ही चैप्टर है, 8 to 9 चैप्टर हैं लगभग, और जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी आपकी. और उसके बाद में हम इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे घटना चक्र, क्योंकि घटना चक्र अच्छे से पढ़ लोगे तो पेपर में आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें. थैंक यू.